अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। कल रात अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी जजीरे खार्क पर 90 फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया है। ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने बाय चॉइस जजीरे पर मौजूद तेल की तनसीबात को निशाना नहीं बनाया, लेकिन अगर ईरान या किसी और ने आबराए हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों के आज़ाद मूवमेंट में मदाखलत की तो वो फौरी तौर पर इस फैसले पर नज़रसानी करेंगे। खार्क जजीरा ईरानी ऑयल के सबसे बड़े ज़खायर का मरकज़ है और ईरानी खाम तेल की 90% बरामदात इसी मुख्तसर से जजीरे से होती है। इस जजीरे को ईरानी मईशत की शय रग समझा जाता है। कल रात अमरीकी हमले के बाद से खार्क जजीरे पर अमरीकी कब्जे की कयास आराइयाँ भी बढ़ गई हैं। दूसरी तरफ ईरान का दावा है कि खार्क जजीरे से तेल की बरामदात बिला तातुल जारी है। पासदारान इनकलाब ने हालिया हमलों के बाद अब इमारात में अमरीकी तनसीबात को जायज़ हदफ करार देते हुए यूएई में लोगों को बंदरगाहों, अमरीकी फ़ौजी पनाहगाहों से दूर रहने के लिए भी खबरदार कर दिया है। ईरान की तरफ से इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी सफारत खाने पर मिज़ल हमले के अलावा ईरानी बहरिया ने अबू धाबी, बहरीन, कुवैत में अमरीकी फ़ौज को निशाना बनाने का दावा किया है, जबकि पासदारान इनकलाब ने खित्ते में अमरीकी फ़ौज के 3 हदफ को निशाना बनाया है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदिया में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमले में 5 तैयारों को नुकसान हुआ है, जो फ़ज़ाई ईंधन बरदार तैयारे थे। पड़ोसी ममालिक पर बढ़ते हुए ईरानी हमलों के दौरान फ़लस्तीनी तंजीम हमास का बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आया है, जिसने ईरान पर जोर दिया है कि वह हमसाया ममालिक को निशाना बनाना बंद करे। साथ ही हमास की तरफ से खित्ते के तमाम ममालिक से भी अपील की गई है कि वो जारहियत रोकने और भाईचारे को बरकरार रखने के लिए ताउन करें। जंग को तवील करने के लिए अमरीका खित्ते में अपनी फ़ौजी मौजूदगी बढ़ा रहा है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी महकमा दिफा ने 5000 अमरीकी मरीन्स और दीगर फौजी एहलकार मशरक़ वस्ता भेजने का फैसला किया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यह दरख्वास्त ऐसे वक्त में की गई है कि जब ईरान आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों पर हमले और बारूदी सुरंगें बिछाने के इक़दाम कर रहा है। दूसरी तरफ अमरीकी सदर के मुशीर ने उन्हें मशवरा दिया है कि जंग को मज़ीद बढ़ाना तबाहकुन नताइज पैदा कर सकता है, इसलिए सदर ट्रंप जंग में फतह का ऐलान करें और ईरान से निकल जाएं। लेकिन सदर ट्रंप इस मशवरे पर कान धरते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि फौजी दस्तों के अलावा अमेरिका के खतरनाक B-2 स्टेल्थ बमबार तैयारों को भी ईरान पर मजीद बड़े हमलों के लिए रवाना कर दिया गया है। B-2 स्टेल्थ बमबार तैयारा ये तवील फासले तक मार करने की सलाहियत रखता है और इसकी बड़ी खासियत यह है कि ये 30,000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम गिराने की भी सलाहियत रखता है, जो ज़ेरे ज़मीन गहराई में बने कलानुमा ठिकानों को भी तबाह कर सकते हैं। एक तरफ ट्रंप जंग को मज़ीद बढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो G7 कंट्रीज़ हैं वो अमरीकी सदर से ईरान जंग फौरी ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे हैं, आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने पर जोर दे रहे हैं। जर्मन चांसलर कहते हैं कि ट्रंप के पास खलीज फारस में जंग ख़त्म करने की वाज़ेह हिकमत अमली नहीं है। इससे पहले स्पेन के वज़ीर आज़म ने भी नेतन्याहू और सदर ट्रंप पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि वो ऐसे लोगों की बिल्कुल हिमायत नहीं करेंगे जो दुनिया में आग लगाकर कहते हैं कि हर तरफ धुआं उनकी वजह से नहीं है, बल्कि आग लगी हुई है, इस वजह से धुआं है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब साथ मौजूद हैं, रियल एडमिरल फैसल शाह साहब दिफाई तर्जियाकार, ये दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों मेहमानों की मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। जनरल साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। साहब, ये फरमाइएगा, सदर ट्रंप ये दावा कर रहे हैं आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से मुतासर जो ममालिक हैं इसकी राहदारी की हिफाजत और तौर से खुलवाने के लिए, उसे सपोर्ट करने के लिए अपने जंगी जहाज़ भेज रहे हैं ताकि इस राहदारी को महफूज बनाया जा सके, खुला रखा जा सके। इन ममालिक में सदर ट्रंप ने फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर के साथ साथ चीन का भी नाम लिया है। तो क्या सर चीन को ईरान के खिलाफ अमरीकी मदद दरकार होगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट जी। और देखिए, इस वक्त ईरान ने बड़ा स्मार्टली प्ले करते हुए या स्मार्टली अपनी स्ट्रेटेजाइज किया अपने आप को, और उन्होंने ये जो ऑयल को या इकोनॉमी को प्रेशर पॉइंट डेवलप किए जी। ऑफ कोर्स देयर इज लॉट ऑफ एसिमेट्री, लेकिन जो रिस्पांस है वो एसिमेट्रिक डोमेन में और अनकन्वेंशनल डोमेन में जो जनरेट किया ईरान ने, उसको आई थिंक कि वो इफेक्टिव हुआ है जी इस वक्त। तो उन्होंने न सिर्फ गल्फ कंट्रीज को इनगल्फ किया है इसके बीच में, बल्कि इट इज जो इकोनॉमिक प्रेशर उन्होंने डेवलप किया है
वो दैट हैज गॉन बियॉन्ड दी गल्फ कंट्रीज। तो अब पूरी दुनिया को उसने इसमें लपेट में ले लिया। जितना इतना नुकसान अमेरिका के बॉम्ब ईरान पे गिर के नहीं कर रहे, जितना जो बैरल की ऑयल के जो प्राइस में इजाफा हो रहा है उसका नुकसान जितना अमेरिका और बाकी जितनी भी मईशत है उसको हो रहा है। पूरी दुनिया उसकी हीट फील कर रही है। तो आई थिंक ईरान के दो ही जो फैक्टर्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने अदा किए। एक तो 93 मिलियन पीपल जिनसे उम्मीद की जा रही थी, अमेरिकन उम्मीद कर रहे थे और इसराइल के, ये उठ खड़े होंगे अपनी रिजीम के खिलाफ जब हम रिजीम को वंस वी विल टेक देम आउट। वो 93 मिलियन लोग जो है वो जुड़े रहे हैं बैरूनी खतरे पे, वो इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, इंटरनल जो भी इश्यूज होंगे हम उनको बाद में देखेंगे। नंबर 2 जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, खासतौर पे हुर्मुज के कॉन्टेक्स्ट में जी, अब नए हुर्मुज के कॉन्टेक्स्ट में जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इस लोकेशन का पूरा फायदा उठाया है ईरान ने और उन्होंने कास्ट क्रिएट कर दी है। अभी आपने जो सवाल किया कि जी बाकी कुछ मुल्क तो देखें अमेरिका के साथ जुड़ के रहना चाहते हैं, उनके लिए भी इस वक्त एक कैश 22 है। वो अमेरिका के इस रिस्पॉन्स के साथ जुड़ के रहना चाहते हैं क्योंकि उनकी मुईशत भी इम्पैक्ट जरूर हुई है। और जितना ये प्रोलॉन्ग होगा ये वॉर जो ईरान करना चाहता है उतना इम्पैक्ट आएगा। ईरान इज रेडी टू पे एनी कॉस्ट फॉर दिस वॉर जी, लेकिन वो इसको लॉजिकल एंड तक इसलिए ले जाना चाहते हैं कि वो इसको हाफ, तो वो कहते हैं ना, छोड़ना इसलिए नहीं चाहते कि वो कहते हैं कि 7-8 महीने का फिर ये कहीं दोबारा कोई रीजन फॉर द वॉर क्रिएट करके, पहले पिछले साल जून में उन्होंने की, फिर वॉर आ गई, फिर 7-8 महीने बाद, और अगर ये साइकिल चल पड़ा तो फिर ईरान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने इतनी कॉस्ट क्रिएट कर दी है कि पूरी दुनिया उसमें इन्वॉल्व हो सकती है। तो इसलिए एंड रिजल्ट्स तक लेकर जाना चाहते हैं। बिल्कुल सर, पॉइंट टेकन। फैसल साहब ये फरमाइएगा सर, जिस तरह से हमने देखा कि खाक जो जजीरा है उस पर अमेरिका ने अटैक किया, लेकिन जो ऑयल फैसिलिटीज हैं उसको नहीं निशाना बनाया गया, तो क्या ऑयल फैसिलिटीज को भी निशाना बनाया जा सकता है? क्योंकि अब ईरान ने तो इस पर धमकी दी है ना कि हम जो दीगर ममालिक में जो खत्ते में मौजूद ऑयल फैसिलिटीज हैं उसे अब निशाना बनाएंगे। शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। एक चीज तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखें, हम कहते हैं कि अमेरिका क्यों आ गया यहाँ पे, कोई वजह नहीं थी इसके आने की, कोई तैयारी नहीं थी। तो जहां तक तैयारी का ताल्लुक है उसको तो बिल्कुल ठीक है कि वो शायद इनकी नहीं थी और मिसकैलकुलेशंस बहुत ज्यादा हैं उनकी प्लानिंग में, लेकिन वो आए बगैर वजह के नहीं है यहाँ पे। और मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो पिछले साल नवंबर में प्रोमलगेट हुई थी, उसमें कुछ उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के कोर इंटरेस्ट डिफाइन किए हैं। और एक कोर इंटरेस्ट ये है कि हमने किसी एडवर्सेरियल पावर को मिडिल ईस्ट में उसके तेल और गैस के ज़खायर और उसकी जो गुजरगाह है उस पर काबिज नहीं होने देंगे और किसी लंबी जंग में नहीं फंसेंगे। ये उसका एक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है जो उसने रखा हुआ था। तो वो आया तो उस स्टेटेड ऑब्जेक्टिव के तहत। अब तेल की तनसीबात पे अगर वो नहीं अटैक कर रहा है फिलहाल, तो ये बात समझ आती है कि अमेरिका यहाँ पे तेल और गैस के जो ज़खायर हैं और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उस पर कंट्रोल हासिल करने जरूर आया है ताकि वो चीन की आर्म ट्विस्टिंग कर सके, जैसे वेनेजुएला में उसने किया, फिर यहाँ पे अब करेगा। तो जाहिर बात है कि यहाँ से जो 20% दुनिया का तेल जाता है, 21 मिलियन बैरल जाता है, उसका 18 मिलियन बैरल जाता है चाइना। तो वो जो 21 मिलियन बैरल यहाँ से रोजाना जाता है वो अमेरिका की गिरफ्त में होगा। तो अमेरिका, मेरा अपना ये ख्याल है कि जंग खत्म होने के बाद भी यहाँ से जाने वाला नहीं। अच्छा, बात दूसरी ये है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो ईरान की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो बेसिकली डोमिनेट करती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को और पर्शियन गल्फ को। और अमेरिका कह रहा है कि हमने ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी जीरो कर दी है, उसके बावजूद ईरान मिसाइल भी फायर कर रहा है, ड्रोन्स भी फायर कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को भी बंद करके बैठा हुआ है। और अमेरिका को ये पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाना इतना आसान काम नहीं है ईरान से, इसीलिए वो कभी कहता है कि अगर आपने नहीं खोली तो मैं 20% ज्यादा आप पे बॉम्बिंग करूंगा, अगर आपने नहीं खोली तो मैं फिर तेल की तनसीबात उड़ा दूंगा, अगर आपने नहीं खोली तो बहुत सारे ममालिक आ जाएंगे जिसमें चीन भी शामिल और आगे पेट्रोल। अच्छा फैसल साहब, आप कह रहे हैं कि ईरान में इस वक्त जो अमेरिका आया हुआ है तो वो आपको जंग अगर खत्म हो जाती है उसके बाद भी जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, हालांकि ईरान जो है वो मशरक़ वस्ता के जो दीगर इस्लामी ममालिक है उनसे कह रहे हैं कि निकालो इस खत्ते से अमेरिका को, तमाम लोगों को वो इसी बात की तंबीह कर रहा है। अब मुझे ये फरमाइए सर आप ही के ये जो अमेरिका ने अभी B2 स्टेल्थ तैयार है, ये भी बुला लिए हैं, उनके बहरी बेड़े ऑलरेडी 2 वो ईरानी पानियों में मौजूद हैं, 5000 अमरीकी मैरीन्स और फौजी मजीद आ गए हैं, तो आपको ये कितनी तवील होती हुई जंग नजर आ रही है और फिर इसका खात्मा कैसे होगा, मुमकिन कैसे बनेगा?
देखिए, अमेरिका ने अपना तीसरा बहरी बेड़ा भी बुलवा लिया है यहाँ पे, तो 3 हो जाएंगे। और ये जो हम मरीन्स बुला लिए हैं ये भी हो जाएंगे, B-52 बॉम्बर भी बुला लिए। लेकिन अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुत्तफिका राय है कि आप कुछ भी कर लें, आपको अपने अहदाफ नहीं मिलेंगे ईरान में, क्योंकि जो मिलने थे वो शुरू के 2-3 दिनों में हो जाता, तो हो जाता, अब नहीं होगा। तो अमेरिका का अगर, जैसे मैंने आपको बताया कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में एक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है कि हमने लंबी वॉर में नहीं जाना, तो मेरा अपना ये ख्याल है कि अमेरिका जल्द से जल्द इस वॉर से निकलना चाहता है। और यही उनके मुशीर भी अब उनको मशवरा दे रहे हैं कि भाई हमारा तो हमेशा से प्लान ये था कि हमने किसी लंबी वॉर में नहीं फंसना है, हमने तो जंगें खत्म करवानी है, तो आप इसको खत्म करें। अच्छा, अमेरिका के पास ट्रॉफीज भी हैं ऐसी जिसको वो प्रेजेंट करके कह सकता है कि जी चेस्ट थम्पिंग कर सकता है कि मैंने तो ये चीजें हासिल कर ली हैं, तो इसलिए मैं जीत गया हूं। मसला है अमेरिका के हलीफ इजराइल, जो इस जंग से निकलना नहीं चाहता है। वो ईरान को मजीद कमजोर करना चाहता है ताकि जब वो ग्रेटर इजराइल के मंसूबे पे चले तो ईरान इस काबिल न रहे कि उसको चैलेंज कर सके। तो अब ये डिसाइड कौन करेगा कि जंग से कब निकलना है, कैसे निकलना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है ईरान के लिए, क्योंकि डू एंड डाई सिचुएशन है। तो ईरान के पास तो अगर तिनका भी है तो वो उसको यूज कर रहा है, क्योंकि अगर ईरान आज कह देता है कि जी आप जंग रोक दें, मैं बातचीत के लिए तैयार हूं, तो मैं आपको हल्फन कह सकता हूँ कि कुछ महीनों बाद ये जंग दोबारा ईरान के ऊपर आ जाएगी। और अगर ईरान खुद से स्टेट ऑफ बिल्कुल ठीक, जिससे आपने माजी में अभी रिसेंट पास्ट में हमने देखा भी, जून के बाद फिर ये सेकंड इसकी वेव शुरू हुई। बिल्कुल आप दुरुस्त बात करें। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को भी खोल देता है तो इसकी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी बेसिकली उसकी डिटरेंस खत्म हो जाएगी। ये मैं कहना चाहता हूं। बिल्कुल ठीक। जनरल जाहिद साहब, मुझे ये फरमाइए कि कल हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग देखी और इस इंपॉर्टेंट मीटिंग में फील्ड मार्शल ने कॉम्बैट ड्रेस पहना हुआ था, तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसका ये क्या साइन है? एक मीटिंग में कॉम्बैट ड्रेस, जंगी लिबास पहनकर जाना, क्या पैगाम है ये? देखिए, यस ऑफ कोर्स आप सही कह रही हैं कि जी एक जो प्रोटोकॉल्स में तो वो जाते हैं सेरेमोनियल ड्रेसेस पहन के, और ये किंग से मुलाकात करना ये इस चीज की अक्कासी करता है कि जी हाउ कंफर्टेबल पाकिस्तान एंड हाउ इम्पोर्टेंट पाकिस्तान इज टेकिंग जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट है विद सऊदी अरेबिया। और आई थिंक दोनों ममालिक जो हैं ये बिल्कुल उनकी लीडरशिप अब ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि वो बहुत क्लोजली एक दूसरे से बातचीत कर कर आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो हम सऊदी अरब की तरफ से रिस्ट्रेंट देख रहे हैं ना जी, जो रिस्ट्रेंट देख रहे हैं, मस्ट अप्रिशिएट सऊदी अरेबिया के इन स्पाइट ऑफ, हालांकि सऊदी अरेबिया कह रहा है कि जो ईरान हमें कह रहा है कि जो हमले नहीं कर, उसके जमीनी सबूत बिल्कुल उससे अलग हैं, तो वो रिस्ट्रेंट भी पाकिस्तान की वजह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इज अ मेजर रोल जो प्ले कर रहा है। और ईरान को भी उन्होंने तंबी, पाकिस्तान ने तंबी कह लें, सजेशन कह लें, या बताया हुआ है कि जी आप अपना ये जो लीवरेज है, ये जो स्ट्रेटेजिक जो एडवांटेज है उसको लूज मत करें। और उसका जिक्र पे प्रेसिडेंट पेज़ेशकियान ने अपनी स्पीच पे किया जब उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया कि जी मेरी उनसे बात। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी और एक इंपॉर्टेंट कार्ड फॉर द एग्जिट ईरान भी अपने पास रखना चाहता है। देखिए, सऊदी अरेबिया को गल्फ कंट्रीज को इन्वॉल्व तो कर दिया गया है, लेकिन इजराइल के भी अपने अज़ाइम हैं इन गल्फ कंट्रीज के बारे में, जो सऊदी अरेबिया और अदर गल्फ कंट्रीज एग्जैक्टली समझते हैं। और उसका एक इशारा अभी फैसल शाह साहब ने आपके अपने जवाब में किया है कि जो ग्रेटर इजराइल का जो प्रोजेक्ट है एक्सपेंशनिस्ट, उनको तो फ्रिक्शन चाहिए, वो तो चाहेंगे। और प्रोपेगेंडा पे जो मीडिया पे हो रहा है इजराइल की तरफ से, वो यही प्रोपेगेंडा हो रहा है कि जो गल्फ स्टेट्स हैं वो हमारे साथ मिलकर ईरान को लड़ रही हैं, हालांकि ऑन ग्राउंड रियलिटीज आर डिफरेंट। बिल्कुल ठीक, यही जो आप बात करें ना सर, अब प्रॉब्लम ये है ना कि ईरान तो बड़ा वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि भाई निकालो अमेरिका को यहाँ से। तो अब सवाल यहाँ पर ये, क्योंकि एक टॉक ऑफ द टाउन भी यही है, डिस्कशन भी यही चल रही है कि क्या पाकिस्तान फिर इन तमाम ममालिक को जो इस वक्त समझते हैं कि वो शायद अमेरिका के अम्ब्रेला में है, उनको सिक्योरिटी दे सकता है? यकीनन ईरान के लिए पाकिस्तान तो कोई इशू नहीं होगा। देखिए, आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान की इतनी कैपेसिटी है। और सेकेंडली, पाकिस्तान को अभी किसी और गल्फ कंट्री ने इस तरह कोई हमारा स्ट्रेटेजिक मुआहिदा किसी के साथ नहीं है। ये स्पेकुलेशंस हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए। पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट रुकवाना चाहता है जी। इस वक्त पाकिस्तान इसका अनलाइक मैनी कंट्रीज जो वॉर लाइक सिचुएशन से अपने फवायद सोचती है और अपनी चीजों को परसू करती है। यस, पाकिस्तान अपने फवायद जरूर सोच रहा है, लेकिन वो इस हद तक नहीं जाएगा कि अपने फवायद लेने के लिए वो इस जंग को कोई डी शेप करे या इस जंग को लॉजिकल एंड की तरफ या जो एंड की तरफ पीस की तरफ ले जाने से जरा दूर कर देगी। और पाकिस्तान इस पोजीशन, और इस वक्त जो गल्फ कंट्रीज है उनका जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो वेस्ट और अमेरिका के साथ इस वक्त जुड़ा हुआ है। मिडिल ऑफ द वॉर कोई भी उसको रिव्यू नहीं करता जी। ये नहीं हो सकता कि गुस्से में आप चीजें फेंक दें, निकल जाएं,
ऐसा होता नहीं है, वो अभी भी कंफर्टेबल है, फील कर रहे होंगे। नहीं सर, अगर मैं उस पर बात कर रही हूँ कि जंग का खात्मा हो जाता है, अमेरिका खित्ते से चला जाता है, तो उसके बाद जो सिक्योरिटी अमेरिका फराहम कर रहा है वो सिक्योरिटी पाकिस्तान फराहम कर सकता है सर। इस तरह किसी मुस्लिम मुल्क को कोई इशू नहीं होगा। पाकिस्तान वुड लाइक के, पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, दुनिया को भी पता है और अरब वर्ल्ड को। मैं खुद डायरेक्टर जनरल फॉरेन मिलिट्री कोऑपरेशन रहा हूं। दे हैव लॉट ऑफ होप्स इन पाकिस्तान। उनको पता है कि कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं रखेगा, अश्योर्ड किस्म की सपोर्ट होगी। बट हैविंग सेड दैट, ऑलरेडी कंट्रीज ने अपने आर्किटेक्चर सिक्योरिटी के बनाए हुए हैं, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा जी उनको उससे निकलते हुए। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का जो सवाल है वो जरूर उठ खड़ा हुआ है कि जी हमारे अमेरिका के साथ मिलके वो अपना उसको एनालिसिस करेंगे कि जी उनके साथ मिलके हमें क्या फायदा और क्या नुकसान हुआ। और जब ईरान हमारे नेबर में बैठा हुआ है, इस देखिए तमाम गल्फ कंट्रीज ने अमेरिका को मना किया था कि आप अटैक न करें, आप इसको बातचीत के जरिए हल करें। बेस्ट पॉसिबल पॉइंट भी आया था जहां पे नोशन ऑफ अमेरिकन अच्छा लिख सकते थे जब मुज़ाकरात हो रहे थे और ईरान ऑलमोस्ट एग्री हो गया था बहुत सारी चीजों पे। बट जैसे शाह साहब फरमा रहे फैसल साहब, जिस वॉर वाज टू हैपन वो पहले ही प्लान कर चुके थे कि हमने वॉर करनी है। बिल्कुल। फिर उसके बाद ही तो सारा सिनेरियो बना था ना कि वहां से स्टेटमेंट आ भी गया था कि ईरान भी मान गया है बहुत सारी चीजें, लेकिन फिर सिनेरियो हमारे सामने 14-15 दिन आज गुजर गए। फैसल साहब ये भी फरमाइएगा सर कि जहां इस जंग से बड़ा नुकसान हो रहा है, अमेरिका को भी हो रहा है, ईरान को भी हो रहा है, जो मशरक़ वस्ता के दीगर ममालिक है वहां पर अटैक्स हो रहे हैं, डेफिनेटली वहां पर भी नुकसान हो रहा है, सयाहत को नुकसान हो रहा है। उसके साथ साथ कुछ अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हुई हैं, जैसे कि रशिया के लिए उनको अब सदर ट्रंप ने कह दिया ना कि आप ऑयल जो है वो दे सकते हैं, छूट दे दी है बहुत सारे ममालिक पर। तो सर पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ सुनगुन है, कुछ इस तरह की बातें हो रही है कि शायद गवादर पोर्ट जो है वो टेक ऑफ के लिए यूज हो सकता है, उसको कर सकते हैं। तो क्या जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है पाकिस्तान भी इससे कोई फायदा उठा सकता है माशी तौर पर? देखिए ये तो कयास राइयां हैं और अभी मेरा ख्याल है बहुत कबल अज़ वक्त है ये कहना कि पाकिस्तान को इससे क्या फायदा होगा। मेरा ख्याल है ये हमें सोचना भी नहीं चाहिए, इस वक्त ये मौजू भी नहीं है कि हम ये सोचें कि पाकिस्तान को इस जंग से क्या फायदा होगा। कि जंग सबके लिए नुकसानदेह है, पाकिस्तान का डायरेक्ट स्टेक है इस जंग में। हम बेशक इसके पार्टी नहीं है, लेकिन मैं आपको अगर गिनवाऊं फैक्टर्स तो पाकिस्तान का डायरेक्ट स्टेक है। ईरान के हम हमसाए हैं, हम उसको अच्छी तरह से जानते हैं, जो कुछ ईरान में होगा उसका इफेक्ट पाकिस्तान में आएगा। खित्ते में हम रहते हैं, इस वक्त जो हो रहा है हम भुगत रहे हैं, जबकि खत्म हो जाएगा जो यहाँ रह जाएगा उसको भी हमने भुगतना है। 90% से ज्यादा हमारी ट्रेड सी से है, 80% से ज्यादा हमारे एनर्जी रिसोर्सेज सी से आते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ रेमिटेंस हमारे मिडिल ईस्ट से आते हैं। सऊदी अरब के हम करीब हैं, यूएस के हम करीब हैं, चाइना के हम करीब हैं, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से हमारे अच्छे ताल्लुक। हमारा डायरेक्ट स्टेक है इस कॉन्फ्लिक्ट में। और जैसे जनरल जाहिद कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो लीड रोल ले रहा है मीडिएशन में, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जिसकी इस वक्त ऐसी पोजीशन है जिसको लीड रोल लेनी चाहिए। और अगर पाकिस्तान इस लीड रोल लेने के बाद कामयाब हो जाता है अपनी एफर्ट्स में, तो मैं समझता हूं कि वो जो फायदा पाकिस्तान को पहुंचेगा वो उससे कहीं ज्यादा है कि हमारा गवादर पोर्ट चल पड़े या हमारी रोड चल पड़े या हमारे एयरपोर्ट चल पड़े, क्योंकि पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्टेचर इतना हाई हो जाएगा। दुरुस्त बात सर। और इस वक्त पाकिस्तान जो है वो लीड पोजीशन में है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका फैसल साहब, जलजाई साहब मुअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। नाज़रीन प्रोग्राम में ब्रेक लीजिए। वेलकम बैक वंस अगेन। मशरक़ वस्ता में जारी जंग और ख़ित्ते की सूरत हाल के तनाजुर में आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर मुमकिना असरात और हुकूमती किफ़ायत शयारी इक़दामात का जायज़ा लिया गया। इजलास में हुकूमत ने मज़ीद ऐसे किफ़ायत शयारी इक़दामात का फ़ैसला किया है कि जिनसे हासिल होने वाली तमाम बचत बराह रास्त अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल की जाएगी। वज़ीर आज़म हाउस से जारी एलामिये के मुताबिक इन इक़दामात में काबीना अराकीन, वफाकी वज़रा, मुशीरान और मावरिन ख़ुसूसी की आइंदा 2 माह की तनख्वाहें कौमी बचत और अवामी फलाह के लिए इस्तेमाल करने के अलावा बैरूनी दौरों पर पाबंदी होगी। सरकारी उमूर के लिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन इजलासों को तरजीह दी जाएगी। 2 माह के लिए सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% कमी और तकरीबन 60% सरकारी गाड़ियों को ग्राउंड करने का फैसला भी हो गया है। नई सरकारी गाड़ियों की खरीदारी और दीगर गैर ज़रूरी सरकारी खरीदारी पर पाबंदी, इस पर अमल दरामद जारी है। इस अमल की शफाफियत के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट भी होगा और साथ ही कानून नाफिज करने वाले इदारों
और FBR को हफ्ते में 4 दिन काम के नए तरीक़ेकार से मुस्तस्ना रखा गया है ताकि वो मामूल के मुताबिक अपना काम जारी रख सके। वज़ीर आज़म ने दुनिया भर में पाकिस्तानी सिफारत खानों को ये हिदायत दी हैं कि 23 मार्च की तकरीबात इंतहाई सादगी से मनाई जाएं। इस पर बात करने के लिए मेरे मौजूद मेहमानों में इख्तियार वली खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, शफी जान साहब साथ मौजूद हैं। इख्तियार साहब, ज़रा आपसे बात का आगाज़ करते हैं। आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, बड़े अहम ये फैसले हुए हैं जो किफ़ायत शयारी के हवाले से हैं। कितनी बचत हो सकती है सर, और फिर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अवाम के लिए कैसे है, कैसे अवाम पर खर्च किया जाएगा? इख्तियार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया किरण। इनफैक्ट ये आज जो इजलास हुआ है, सबसे पहले तो उसमें जो आपने सुना होगा कि 2 महीने के लिए जो पेट्रोल डीजल की जितनी ये खपत है, जितनी उनका कोटा है, उसको 50% कट डाउन कर दिया गया। 2 महीने की तनख्वाहें जो पार्लियामेंटेरियंस के हैं, वज़रा के हैं, उसको ऑफ कर दिया गया है। और इसके अलावा कुछ चंद फासले और भी लिए गए हैं कि जो इजलास होंगे वो पेट्रोल और फ्यूल की बचत के लिए वो ऑनलाइन हुआ करेंगे। अब ये इनफैक्ट वो कड़ी उस बात की, उसकी तरफ एक बढ़ता हुआ एक कदम है कि जब ये बात उठी कि सिर्फ कौम पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए बल्कि मुल्क की अशराफिया को भी इसमें हिस्सा डालना चाहिए। सो ये पैसे जो जितनी बचत होगी, इससे ये आपके कौमी खजाने में जाएंगे और कौमी खजाने से मुख्तलिफ मद में ये जाके डिस्ट्रीब्यूट होंगे। उसके लिए ये आपके कर्जों में भी जा सकते हैं, ये आपके डेवलपमेंट वर्क में भी जा सकते हैं, और आपके जो दूसरे मद हैं ये उसमें भी जा सकते हैं। तो उसके लिए भी तरीक़ेकार जो है वो वज़ा किया जा रहा है। तो सबसे पहले जो चीज़ थी वो यही थी कि जो बोझ आवाम पे डाला गया है वो मुल्क की अशराफिया पे डाला जाए। बेसिकली मैसेज का जो थीम है वो यही है, और मेरे ख्याल में उसमें वज़ीर आज़म साहब जो है अपनी पॉलिसी बनाने में काफ़ी कामयाब है। उन्होंने जो बैरून मुल्क दौरे हैं उस पर भी पाबंदी लगा दी है। वज़रा की कोई सरकारी अफ्तार पार्टीज वगैरह, इन सारी चीज़ों पे कट डाउन लगा दिया है। तो आई थिंक इट्स अ गुड और इट्स बिल्कुल ठीक। अच्छा इख्तियार साहब, तो एक और चीज भी कंफर्म कर दीजिएगा, फिर मैं सवाल लेके बढ़ती हूँ शफी जान की तरफ। ये मुझे फरमाइए सर, वजीर आजम साहब ने एक बड़ा बोल्ड फैसला ये तो लिया कि वो जो वीकली बेसिस पर पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा हो रहा है, कल नहीं उन्होंने किया, और कल के लिए कहा भी कि नहीं इकदाम कर रहे हैं। तो क्या अगले हफ्ते ऐसा कुछ है कि ईद सर पे खड़ी भी होगी, उस वक्त फिर क्या पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे होंगे? क्योंकि वो वीकली बेसिस पर देखिए, वो तो प्राइम मिनिस्टर ने मेरे ख्याल में बहुत एक दबंग ऐलान कर दिया था, और उन्होंने कह दिया था कि आने वाले दिनों में मजीद तेल की कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन हमारी कोशिश यही होगी कि हम अपने प्राइसेस को मेंटेन रखें, और मजीद हम चाहे जैसे भी जो भी तरीका करें उसके साथ हम कि कौम पर मजीद जो है तो हम बोझ ना आने दें। सो ये प्राइम मिनिस्टर तो इस बारे में बहुत ज्यादा कीन है और होप्स हो, और ये भी दुआ है कि देखिए पेट्रोल जितना ये तेल है, पेट्रोलियम मसनूआत जहां से आती है, उन तमाम मुल्कों में, उन तमाम मंडियों में आग लगी हुई है, वहां पर बॉम्ब बरस रहे हैं, मिसाइल फट रहे हैं। तो अल्लाह करे कि वो भी जल्द खत्म हो ताकि मामलात और जिंदगी की जो चीजें हैं वो नॉर्मल हो सके। बिल्कुल ठीक सर। जब ये 355 रुपए जब बढ़ाया गया, 321-22 रुपए प्लस पे पहुंच गया पेट्रोल, तो उस वक्त बड़ी तनकीद हो रही थी। हम सभी हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे कि ये शाफिया के ऊपर भी तो कट लगाना चाहिए था। तो आज आम फैसले हुए हैं किफायत शयारी के, समझते हैं आप बेहतर फैसले किए गए हैं हुकूमत की जानिब से? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक कौम पे बोझ की बात की इख्तियार साहब ने, तो ये हुकूमती बोझ है पूरे पाकिस्तान पे, ये अजाब की तरह मुसल्लत हो चुकी है। देखिए, हमें देखना पड़ेगा कि ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं ये क्यों लिए जा रहे हैं। पेट्रोल महंगा किया गया, पेट्रोल क्यों महंगा किया गया? $60 पर बैरल पे खरीदा गया पेट्रोल, जिस पे 55 रुपए जिस तरीके से आम पाकिस्तानी के जेब पे ये डाका डाल रही है, क्योंकि इनके अपने वज़रा के स्टेटमेंट्स मौजूद हैं कि हमारे पास 28 दिन का स्टॉक है। जब आपके पास 28 दिन का स्टॉक है, वो पेट्रोल जो $60 पर बैरल पे खरीदा गया, आप किस कानून के तहत उसको जस्टिफाई इस तरह से करते हैं कि हमने आगे महंगा खरीदना होगा ना, उसके लिए जब आप महंगा खरीदेंगे, जब महंगा पेट्रोल पाकिस्तान आएगा, तो बेशक आप फिर कीमत अगर आपने बढ़ानी है तो बढ़ा दें। आपको याद होगा किरण साहिबा कि जब 120 बैरल का पेट्रोल था, तो इसी हमारी हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने 150 रुपए का लीटर दे रहे, तब ये वो 150 लीटर वाला पेट्रोल इस हुकूमत को महंगा लग रहा था जो आज हुकूमत में बैठे हुए इख्तियार साहब खुद साइकिल पे चल के आते थे। मरियम नवाज जलसों में गला पाड़ पाड़ के कहती थी, मरियम सफदर जो हैं वो, कि जब पेट्रोल महंगा होता है, महंगाई आती है, तो वज़ीर आज़म चोर होता है। इनका
ख्वाजा आसिफ माइक पकड़ के जलसों में आ जाता था और ये कहता था कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो वजीर आजम चोर होता है। फिर जो 55 रुपए बढ़ाई गई है कीमत, तो फिर ये तो फिर डाकू है। नहीं, लेकिन अभी सिनेरियो भी तो हमारे सामने है ना। क्या ये जो फिलहाल ये जो मौजूदा है कि वो नहीं आपको समझ आ रहे। नहीं, ये सिनेरियो सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। दुनिया में किसी मुल्क ने भी 6% से ज्यादा पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई। वाहिद पाकिस्तान हुकूमत है जिसने 20% इजाफा किया है पेट्रोल की कीमतों में। जब इमरान खान की हुकूमत थी, जब कोविड का इशू बना था, तो हमने लेवी 20 रुपए जीरो कर दी थी। 18% जो सेल टैक्स था उसको हमने सिफर कर दिया था, जो आज भी सिफर है। अगर वो 18% सेल टैक्स इसके साथ लगाया जाए तो इसकी कीमत 400 से ऊपर जाएगी। इस हुकूमत ने लेवी भी 20 रुपए बढ़ाई है। और दूसरी बात यह कि इसका जो फायदा है वो तमाम ऑयल रिफाइनरी को जाके पहुंच रहा है, हुकूमत को भी कुछ नहीं मिल रहा। अब ऑयल रिफाइनरी ने किससे गठजोड़ किया? कौन इस अरबों रुपए की करप्शन में शामिल है? क्योंकि 5300 अरब की डॉक्यूमेंटेड एक IMF की जो करप्शन है वो इनके नाम है। 11 अरब का जहाज इनकी तरजीहात में शामिल है जो इस वक्त वयाना में है, और CM जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। किस कफायतशारी की बात कर रहे हैं? 1.5 अरब सुन आगे भी सुन ले। 1.5 अरब की नई गाड़ियां खरीदी जा रही है पंजाब हुकूमत ने, ब्यूरोक्रेसी के लिए और मिनिस्टर्स के लिए, और उनके लिए अनलिमिटेड फ्यूल भी होगा। मैडम को पंजाब की तरफ से भी वैसे जो है ना वो इकदाम उठाए गए हैं, फ्यूलिंग के हवाले से भी इकदाम उठाए गए थे। आप इख्तियार 11 अरब का जहाज बनता है इस वक्त? नहीं सर, वो तो पहले ही ले लिया था ना, तो उससे पहले ही ले लिया। वयाना में क्या कर रहे हैं? चलें, ये इख्तियार साहब बता सकते हैं। वैसे वो मरम्मत के लिए गया हुआ है, मुरम्मत पे भी आते हैं। मैंने आज इस पे थोड़ी रिसर्च की है। 6000 घंटे जब एक जहाज फ्लाई करता है उसके बाद वो मुरम्मत के लिए मेंटेनेंस उसकी जरूरी होती है। ये तो अभी नया जहाज है, ठीक, इसकी तो इतनी घंटों की वो फ्लाइंग आवर्स भी नहीं है। सही है। तो फिर कौन सी असल में ना अब एक और स्टोरी भी आ रही है कुछ दिनों में। मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि हम स्टोरी दे दें पूरी? नहीं, मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि कौन उसमें किसका बेटा वयाना गया है सैर सपाटे के लिए, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। तो आप भी बता दें जब आपके पास स्टोरी है। शरीफ फैमिली का ही है। अच्छा, शरीफ फैमिली का बेटा, ठीक है। इख्तियार साहब रिस्पॉन्ड कर दें। बात ऐसी है ना कि अब एक बंदा खुद को माहिर माशियात भी समझ ले, खुद को वजीर पेट्रोलियम भी समझ ले, और खुद को शहरी हवाबाजी का सिविल एविएशन का मिनिस्टर भी समझे और एक्सपर्ट भी समझे, तो उसके साथ मैं और आप क्या बात कर सकते हैं? यहाँ से गंद उठाओ, वहां से गंद उठाओ, इधर से इल्जाम उठाओ, उधर लगाओ। सर ऑपोजिशन है, फैक्ट्स एंड फिगर्स रखें, इस पे बात करें। फिगर्स रख रहे हैं वो अपनी तरफ से, आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। नहीं, मैं कर रहा हूँ, रिस्पॉन्ड ही कर रहा हूँ। जहां तक ये बात करते हैं ना, आधी आयतें पढ़ते हैं, ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वाले हैं, ये वलद वालीन तक नहीं बोलते हैं। ये अमर बिल मारूफ का कहते हैं, नही अनिल मुनकर का नहीं कहते। आधी आयतें पढ़ते हैं, आधी कहानी सुनाते हैं, आधा तर्जुमा करते हैं, कौम को गुमराह करने की बात करते हैं। इनसे ये पूछना चाहिए कि आपने 65 रुपए का पेट्रोल जो था वो आपके लीडर को महंगा लगता था और वो कहता था कि मैं 40 में दे दूंगा और मेरी हुकूमत आने दो। 300 बिजली की यूनिट इन्होंने देने थे। सर एक एक करके इख्तियार साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ना अवाम जो ये शफी साहब हर जगह जाके सवाल उठा रहे हैं ना सर बयाना वाला, उसको बता दे वो वहां क्यों गया हुआ है। मैं बताऊंगा लेकिन मैं पूरा रिस्पॉन्ड करूंगा। एक दिन अगर इन्होंने 40 रुपए का पेट्रोल बेचा हो तो ये उस दिन का नाम बता दे। 65 रुपए इसको तीन गुना करके ये छोड़कर गए थे। IMF के साथ डीले एक करके गए, और जब ये हुकूमत से निकाले जा रहे थे तो फिर रेट जो है वो नीचे गिरा दिए। ये था सबसे बड़ा फ्रॉड। इनसे ये सवाल पूछना पड़ता है कि वो मदीने की रियासत तुमने कहाँ खड़ी की है, वो तुम्हारे 50 लाख घर किधर है, वो तुम्हारा नया पाकिस्तान किधर है? वो जिस दिन सवाल पिछले 4 सालों से हो रहे हैं इख्तियार साहब, अभी जो नए सवालात हैं उनका रिस्पॉन्ड करें ना, वो मुझे एक्सपोज करें शफी साहब को। वो कह रहे हैं किसी का बेटा गया हुआ बोल चुके हैं, उनको गलत साबित करें। मैं जवाब दूंगा। जहां तक मेरे साइकिल की बात करते हैं तो मैं साइकिल पर इसलिए आया था कि एक बंदे ने बोला था, वो खुद को जो बड़ा चेगोवेरा समझता था, कहता था कि हॉलैंड की वजीर आजम की तरह आपका वजीर आजम जो है वो साइकिल पर बैठकर जाएगा। 4.25 साल उसने हेलीकॉप्टर को रिक्शे की तरह इस्तेमाल किया। तो मैं उसको याद दिलाने के लिए उस वक्त के वजीर इत्तलात 55 रुपए पर किलोमीटर जो है वो उस वक्त ऑयल मिलता था सर, इसलिए वजीर आजम साहब जहाज पे घूमते थे। मुझे अभी बता दें वो वाला जहाज गयाना में क्यों गया है सर, उसका तो बता दें। बताता हूँ, अब उस पर आता हूँ। जहाज जिसकी कीमत 12 अरब है या 11 अरब रुपए है, उसका वजूद मौजूद है। वो जाती उम्रा में नहीं खड़ा, वो नवाज शरीफ की जाती गैराज में नहीं खड़ा हुआ,
वो पब्लिक कोई तोशा खाने की गाड़ी तो नहीं है कि आप जाती उम्रा लेके जाएंगे इसको? लेकिन तो ले उनका जवाब तो सुने। जी, लेकिन वो घड़ी जो दुनिया में एक घड़ी थी जिसपे खाना काबा की तस्वीर थी, वो तुम्हारे लीडर ने उठा के बेच दी थी। वो आने की बात नहीं आएगी सर जी, वो घड़ी पे हम बहुत सारी बातें सुन भी चुके हैं, कर भी चुके हैं, प्रोग्राम भी हो चुके हैं, और वो जेल में भी हैं ऑलरेडी। आप मुझे इसका बताएं जहाज का, ताकि ब्रेक लूं मैं। अगर आप मुझे टाइम नहीं देंगी तो मैं किस तरह बता सकूंगा? वो जब बात करते हैं तो आप वो 2 करोड़ तनख्वाह जो पायलट्स ले रहे हैं उसका भी बता दे डॉलर में। बात ये है, जी कर ले कंप्लीट कर ले कि जहाज अपने टेक्निकल मुरम्मत के लिए वहां पर गया है, वो वापस भी आ जाएगा। लेकिन मुझे ये बताइए, तो टाइम ही नहीं पूरा उसका मेंटेनेंस का। वो कह रहे हैं टाइम नहीं पूरा हुआ उसका, 6000 किलोमीटर चलना है उसको पहले। मैं आपको भेज रहा हूं। सिविल एविएशन का इंजीनियर है, ये उसका मैकेनिक है, ये उसका मिस्त्री। साबित करें ना कि मैं गलत कह रहा हूं, साबित करें आप। गलत ही कह रहे हो तुम, झूठ भी बोलते हो, गलत भी कहते हो। अब आगे सुनो, 12 मेरा नाम कोई इख्तियार वली तो नहीं है कि मैं झूठ बोलूंगा। इख्तियार साहब और मेरा नाम कोई इख्तियार वली तो नहीं है कि मैं झूठ बोलूंगा। और मेरे प्रोग्राम का सर ये मूड नहीं है, प्लीज। मैं आप दोनों से बड़े इख्तियार वली एक ही है जो पख्तून दुश्मनी में लगा हुआ है। ये ना करें, मैं आप दोनों से मौलबाना गुजारिश करूंगी, ये ना करें। उसमें दायरे में रहो तो बेहतर है, और अपनी तमीज से बात करो। मुझे अपना मौकिफ नहीं, आपने क्या कहा? मैं इमरान खान से आऊं? शफी जान साहब, आप दोनों मेहमानों से आपने क्या कहा? आप रिपीट करें, अगर आप में हिम्मत है तो रिपीट करें इसको। मेरी हिम्मत। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक लीजिए नाज़रीन। प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूंगी। मेरे दोनों मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। शफी साहब, मुत्तहिदा अरब इमारात में सर ईरानी हमले में जो पाकिस्तानी शहरी शहीद हुआ था, मरीब ज़बान, इसकी बनू में तदफीन हो गई है। क्या इस हवाले से हुकूमत की जानिब से कोई कदम उठाया गया, या जहां उनकी शहादत हुई है वहां की रियासत ने इस हवाले से कोई राब्ता वगैरह किया है? देखिए, इसका बेहतर जवाब तो फेडरल हुकूमत आपको दे पाएगी। जहां तक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है तो हमारी तरफ से राब्ता किया गया है उनके साथ, और उनसे जल्द मुलाकात भी की जाएगी। बिल्कुल ठीक। इख्तियार साहब, कल देख रहे थे हम अफगान तालिबान के ड्रोन इस्लामाबाद तक पहुंचे, गो के वो नाकारा बनाए गए, नाकाम बनाए गए, लेकिन कुछ पता चल सका है कि हुआ कैसे और पाकिस्तान क्या सोच रहा है? क्योंकि एक तो हमने एक अपनी पोजीशन ली हुई है ना कि जब तक हदफ का उसूल नहीं हो जाता तब तक हम ये करते रहेंगे जो हम कर रहे हैं अफगानिस्तान में इस वक्त। इनफैक्ट जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन गजब लिल हक जो है, तो वो तो अमन के क़याम तक जारी रहेगा। जहां तक ड्रोन्स की बात है तो ड्रोन्स कोई बॉर्डर क्रॉस से नहीं आते। ड्रोन यहाँ पर जो उनके लोकल फैसिलिटेटर्स हैं, कुछ पॉलिटिकल जामे में छुपे हुए हैं, कुछ अफगानी हैं, कुछ क्या है, वो फैसिलिटेटर्स जो है तो वो लोकली ड्रोन उड़ाते हैं और फिर उनको इंटरसेप्ट किया जाता है। दिस इज व्हाट हैपन। आई थिंक कि खैबर पख्तूनख्वा के कई जिलों में ये हो चुका है। ये मतलब दिस डजंट मीन के जो ड्रोन्स बात कर रहे हैं कि अंदर ही बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं, तो क्या जो कल ड्रोन आए थे वो पाकिस्तान के अंदर से ही उड़ाए गए थे? जी, ये बॉर्डर क्रॉस से तो नहीं आ सकता। इतनी तो हमारे वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस सारे जो हैं तो वो अलर्ट हैं, और वहां से इस तरह की कोई चीज जो है वो मुमकिन हो ही नहीं सकती। ये लोकल फैसिलिटेशन हो रही है। लोकल जो फैसिलिटेटर्स हैं, जो स्पेशली अफगानिस के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ है, वो इसीलिए शुरू किया गया था कि यहाँ पर उनके फैसिलिटेटर जगह जगह पर मौजूद हैं। तो लोकली जिस तरह भी कभी वो इस तरह की कोई हरकत करते हैं तो उसको इंटरसेप्ट कर दिया जाता है। गिरफ्तारी की तो इत्तलात आई थी जो फैसिलिटेटर्स में से थे, लेकिन क्या उड़ाने वालों के हवाले से भी कोई गिरफ्तारी अमल में आई है? नहीं, अभी फिलहाल तक जितने आपके पास इंफॉर्मेशन है इतनी ही है। इससे ज्यादा मजीद अभी फिलहाल जो होगी तो वो कल परसों में भी मंडे को वो फिर आपसे शेयर की जाएगी। और चाइना के हवाले से भी बताइए, क्या वो कोई सालिसी की कोशिश कर रहा है दोनों ममालिक के दरमियान? जी, चाइना जो है तो हमारा बहुत अच्छा पार्टनर भी है, दोस्त भी है और हमसाया भी है। और उन्होंने बाकायदा बड़ी एक सिंसेरिटी के साथ, बड़ी खुलूसनियत के साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मसले में उन्होंने इंटरवीन किया है, और वो कर रहे हैं। और उन्होंने कशीदगी कम करने पर और तहम्मुल का मुजाहरा करने के लिए जोर दिया है, और उन्होंने रिक्वेस्ट की है। तो हमारा जो मकसद है बुनियादी तौर पर वो पाकिस्तान में अमन का क़याम है।
अमन के क़याम की जमानत दी जाए तो जंग जो है वो हमारा मिशन नहीं है, ना ही वो हमारी कोई मंतकी मंजिल है, ना ही वो हम चाहते हैं कि जंग जारी हो। हम चाहते हैं, हम खुद पुरअमन लोग हैं, पुरअमन मुल्क है और दूसरों के लिए भी यही चाहते हैं। तो अगर हमारे मुल्क के अमन की सलामती के साथ अगर कोई ना खेले तो हम अपनी तरफ से जमानत देने के लिए हर किस्म तैयार हैं, लेकिन उससे पहले हमें भी जमानत मिलनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर कोई दरअंदाजी नहीं होगी, कोई खुदकश धमाके नहीं होंगे और ये कारोबार जो है ये बंद होगा। जी बिल्कुल ठीक। शफी साहब, आपको पाक अफगान जंग का कोई मुस्तकबिल नजर आ रहा है इस वक्त? देखिए, जहाँ तक अफगानिस्तान के साथ कशीदगी की बात है, एग्रेशन वहाँ से हुई थी तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा कौमी फरीज़ा है, पाकिस्तान के हर एक इंच की हिफाजत की जाएगी। लेकिन मेरा ये मानना है और कि दोनों मुस्लिम ममालिक के दरमियान जंग अच्छी बात नहीं है और जंग किसी चीज़ का हल नहीं है। ताकत का इस्तेमाल भी अच्छी बात नहीं है। ताकत में अफगानिस्तान हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ये अल्लाह का खास करम है। बातचीत से आपने एंड ऑफ द डे टेबल टॉक पे ही चीज़ों को हल करना है, तो वाई नॉट उस पर एक स्टेप लिया जाए। और जिस तरीके से इस हुकूमत ने एक दौर जो है इस्तांबुल में हुआ, फिर इस्लामाबाद के बंद कमरों में एक मीटिंग अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ हुआ, लेकिन वो सूदमंद साबित नहीं हुआ। वो इसलिए साबित नहीं हुआ कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ के, खैबर पख्तूनख्वा के जो एक कबायली मशरान है, माहिदीन है या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, उनमें से किसी को भी लूप में नहीं लिया गया। ऐसे बड़े मसले कबायली हमारे अमायदीन ने अफगानिस्तान के साथ हल किए हैं और बातचीत से बेहतर रास्ता निकाला है। अभी भी ड्रोन्स की बात कर रहे हैं, देखिए ड्रोन्स की जहां तक बात नहीं, ड्रोन्स की जहां तक बात है तो कल तो अफगान गवर्नमेंट ने खुद इसको उन्होंने मान भी लिया है कि ये सरहद पार से आए हैं और उन्होंने नहीं उड़ाए हैं। उन्होंने बाकायदा एक्सपी ट्वीट भी किया है। वो तो बहुत ज्यादा खबरें इस तरह की बहुत ही अजीब गरीब सी कर रहे हैं, जिसको हम एक्सपोज भी कर रहे हैं। ड्रोन्स को उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि अफगान गवर्नमेंट ने ही ये कार्रवाई की। लेकिन आपके पास हुकूमती तौर पर इस तरह की कोई इत्तला, कोई खबर नहीं है? हमारे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है। ये तो बेहतरी फेडरल गवर्नमेंट ही बताएगी, ये उनका डोमेन है। लेकिन जहां तक जंग की बात है, जहां तक इस वक्त अफगानिस्तान के साथ कशीदगी की बात है, तो बातचीत को एक इख्तियार देना चाहिए जिरगे को, वो बेहतर हल निकाल सकती है। इस हुकूमत ने ऐसे लोगों को अफगानिस्तान भेजा बातचीत के लिए जो बात ठीक करने के बजाय मजीद बिगाड़ दी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शफी जान साहब साथ मौजूद थे, इख्तियार वली खान मौजूद थे, दोनों मौजूद मेहमानों की शुक्रगुजार हूं। वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह नाजरीन से कल मुलाकात होगी। अपने और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।